से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। हाउ आर यू? हेलो पेरेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा। और जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो में सर्टेन किया था, ये निश्चित किया था कि आज हम लोग भी एक किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और ये अपना टॉपिक है CBSE और स्टेट बोर्ड का। तो ये चैनल हेलो पेरेंट्स आपके लिए इस चर्चा को लेकर के हाजिर हुआ है। इस चर्चा को पेरेंट्स भी देख सकते हैं और स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, जिसको हम कहते हैं CBSE वर्सेज स्टेट बोर्ड। काफ़ी ज़्यादा चर्चा CBSE बोर्ड की इस समय है। बताइए, आवाज़ और साउंड क्लियर है? ओके। तो पेरेंट्स और किड्स दोनों इस चीज़ पे खास तौर से ध्यान देंगे कि आखिर ये जो हमारे पास CBSE और स्टेट बोर्ड की जो चर्चा करने का आज ये मैंने टाइम निकाला है, तो ये आखिर क्यों आया। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर भी अपने बच्चों का एडमिशन CBSE में कराने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं और डिफरेंस भी जानेंगे कि आखिर हम जिस स्टेट में रहते हैं उस यूपी बोर्ड के यूपी स्टेट बोर्ड जो एजुकेशन का बोर्ड है और CBSE बोर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, पेरेंट्स क्यों CBSE की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और स्टेट बोर्ड की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उनमें क्यों नहीं है। आइए जानते हैं, आइए मेरे साथ और देखते हैं कि CBSE और स्टेट बोर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, कम ऑन डियर फ्रेंड्स। प्रायः देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से पेरेंट्स के अंदर एक जबरदस्त क्रेज है अपने बच्चों में, खास तौर से सेकेंडरी क्लासेस को CBSE से कराने के लिए। वो लालायित रहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन CBSE बोर्ड के किसी ब्रांडेड स्कूल में हो या KVS जैसे स्कूल में हो जाए। मैं चर्चा करूंगा इस पे कि आखिर CBSE और स्टेट बोर्ड इस समय इनकी क्या पोजीशन है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है अपना CBSE और स्टेट बोर्ड का। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये तो स्टेट बोर्ड होता ही है। जैसे हम लोग यूपी में रहने वाले हैं लोग हैं, तो हम लोग अपने इस एजुकेशन बोर्ड को यूपी बोर्ड के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। लेकिन जो हमारा CBSE बोर्ड है ये ऑल ओवर इंडिया का एक ही बोर्ड है, राइट। अब हम देखेंगे कि इसका अथॉरिटी कौन है। CBSE बोर्ड टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आता है, और इसके लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एजुकेशन से संबंधित या स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हर प्रकार के क्षेत्रों में एक्टिव है, लेकिन वो इसका मेन कर्ता धर्ता है। और जो हमारा स्टेट बोर्ड है, इसकी जो अथॉरिटी होती है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यानी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, और उसके लिए मिनिस्टर्स डिप्यूट किए जाते हैं। जैसे इस समय अपने यहाँ मिस्टर संदीप सिंह और गुलाब देवी इस फील्ड की मिनिस्टर हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं जो मेन चीज है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर CBSE बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आप जानते हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो CBSE बोर्ड्स का है ये अपने आप में ही अनोखा है। इसकी इतनी शानदार बिल्डिंग्स होती हैं कि गार्जियन देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है। उसको फर्स्ट साइट में स्कूल बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं अपने जनपद स्तर पे जाके, सीतापुर जाके LPS की, सिंघानिया की, रीजेंसी की, ग्रीन फील्ड की, महर्षि विद्या मंदिर की टॉप क्लास की बिल्डिंग्स होती हैं। 2 एकड़ में बनी होती हैं, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, शानदार प्लेग्राउंड होता है, शानदार यूनिफॉर्म होती है, यानी सब कुछ एकदम चकाचक वेल मेंटेन। तो स्कूल इंफ्रा जो होता है ये CBSE बोर्ड में प्रेजेंट टाइम में 2 से 3 करोड़ रुपए इस स्कूल के इंफ्रा में लगते हैं, अगर आप 6 से 12 का स्कूल ओपन करते हैं। इधर अपना सेकेंडरी, तो ये 2022 से
2022 से यूपी गवर्नमेंट ने सारे के सारे नॉर्म्स अडॉप्ट कर लिए हैं सीबीएसई के। ठीक है, आप अपने स्टेट बोर्ड के बहुत सारे कॉलेज देखते होंगे जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है। आपने ऐसे भी स्कूल्स देखे होंगे जहां बिल्डिंग ही नहीं है, जहां छप्पर पड़े हुए हैं, टीन शेड्स हैं, वहां पे मान्यता मिल गई है। लेकिन अब ये सारी स्थिति खत्म हो गई है। अब जो स्टेट बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल खुल रहे हैं उनका भी बजट लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए ही है, जो कि 100% नॉर्म्स स्टेट यूपी स्टेट ने सीबीएसई के अडॉप्ट कर लिए हैं। इसका रीजन ये है कि 2026 से केवल एक ही बोर्ड रहना है ऑल ओवर इंडिया में, जिसको इंडियन एजुकेशन बोर्ड कहा जाएगा। सारे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, ये सब एक में ही मर्ज किए जा रहे हैं, वन अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं। तो ये इंफ्रा हो गया, इंफ्रा के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर्स की, कि किस तरीके के टीचर्स हमारे दोनों स्कूल्स में होते हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि टीचर्स का जो क्वालिफिकेशन है, जो चाहे सीबीएसई के स्कूल्स में हो या स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में हो, ये सेम होता है। यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सीबीएसई के लिए सीटेट क्वालिफाइड होते हैं, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर्स का, और स्टेट बोर्ड के लिए टेट पास होते हैं। ठीक है, ये पास होते हैं। तो सीटेट और टेट करके ये लोग जाते हैं। अब जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी की बात कर ली जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन स्कूलों को कौन देखता है। तो आप जानते हैं या जान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके पास एक ऑफिसर होते हैं, यस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होते हैं जो देखते हैं आपके स्कूल्स को। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि डिस्ट्रिक्ट का जो 6 to 12 ये किसी भी बोर्ड के स्कूल हो, सीबीएसई स्कूल हो या स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, तो DIOS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ये देखता है स्कूलों को। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, उनका बिल्डिंग कैसा है, उसमें साफ सफाई कैसा है, उसमें पढ़ाई कैसा हो रहा है, उसके टीचर्स क्वालिफाइड है कि नहीं है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी एवरीथिंग ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है इंटर कॉलेजेस का, यानी 6 to 12 का। ठीक है, और आपने देखे होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं जो प्राइमरी स्कूल कहे जाते हैं या उनको सरकारी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों वो स्कूल जो होते हैं वो क्लास 1 to 8 होते हैं, और इनके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पोस्ट सृजित की गई है जिसको हम BSA बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। DIOS 6 to 12 देखता है और BSA जो है वो 1 to 8 स्कूल देखते हैं। और जो सीबीएसई के स्कूल है, मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, जो सीबीएसई के स्कूल है तो सीबीएसई के सारे स्कूलों को DIOS ही देखता है। वो कोई भी हो, 6 to 12 हो या 1 to 12 हो, उनको DIOS ही अथॉरिटी है जो देखता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी अथॉरिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और टीचर एलिजिबिलिटी की, कि दोनों में सेम टू सेम कोई डिफरेंस नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस का, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल्स का। तो बात हम लोग सिलेबस की कर रहे हैं, तो सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड, कौन कौन सी बुक्स और किस टाइप की बुक्स चलती हैं, इसके विषय में थोड़ी सी हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें कौन कौन सी बुक्स और सिलेबस चलते हैं, इसमें कितना क्या डिफरेंस होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। क्लास 1 to 8 कोई डिफरेंस नहीं होता। ये भी NCERT और ये भी NCERT, ये भी CCE और ये भी CCE। आप सोच रहे होंगे ये क्या कोडिंग है। तो बच्चों, मैंने कल भी बताया था आपको कि NCERT एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है एजुकेशन फील्ड में, जो टॉप टू बॉटम एजुकेशन की हर चीज डील करता है। टीचिंग ट्रेनिंग, बुक्स, एडमिशन, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी, लैब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ। CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों की जो बुक्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, नर्सरी PG की बुक्स कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसे चित्र होने चाहिए, बच्चे कैसे अट्रैक्ट होंगे, उसमें कौन सी पोएम्स रखी जाएं, या आगे आने वाले क्लासेस में जैसे 1 to 8 में कौन से सब्जेक्ट रखे जाएं,
बच्चे का ब्रेन जो है, जो दिमाग है, वो एज के हिसाब से किस हिसाब से डेवलप होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें स्वीकार कर लेगा, ग्रैस्प कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, कौन कौन सी चीज़ें वो इमेजिन कर लेगा, कौन सी नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। एप्पल इतना सा बड़ा बना हुआ है, कहाँ से कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, कहाँ से गमला बना हुआ है। लेकिन वही इंटरमीडिएट में जाइए तो बड़े बच्चों में ऐसे फिगर्स नहीं होते, वो इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सब डिसाइड करने का काम एनसीईआरटी और सीसीई का होता है। बुक्स में कौन से चैप्टर रखे जाएं, बच्चों को मॉरल भी आना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट इनका टारगेट है, तो बच्चों का मॉरल एजुकेशन भी हो, उनका कैरेक्टर फार्मिंग भी हो, उनका स्किल डेवलपमेंट भी हो, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित हो सके, वो वितर्क कर सकें, तर्क कर सकें, सोच सकें, समझ सकें, बोध प्राप्त कर सके, और जो ज्ञान उनको मिला है उसको वो बाहर जाके यूज भी कर सकें। इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है एनसीईआरटी और सीसीई कि लेसन कैसे होंगे, एक्सरसाइज क्या क्या होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये दोनों एनसीईआरटी चलाते हैं। अब बात करते हैं सीनियर लेवल की, यानी 9th और 10th की हम बात करेंगे, 11th 12th की भी नहीं करते हैं। तो 9th और 10th लेवल पे दोनों का सिलेबस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेम टू सेम डिट्टो। डिफरेंस कहां पे है? केवल हिंदी की बुक्स में डिफरेंस है, हिंदी बुक्स में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि जो स्टेट बोर्ड है वो जो हिंदी की बुक चलाता है उसमें ऐसे राइटर और पोएट दिए गए हैं जो हमारे लोकल लेवल से हैं, जो यूपी लेवल से हैं, राइट। और जो सीबीएसई हिंदी की बुक चलाता है ये ऑल ओवर इंडिया के अच्छे राइटर्स और अच्छे पोएट्स को कवर करता है। बस इतना सारी डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम सिलेबस है। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस सीबीएसई भी देता है और स्टेट बोर्ड भी देता है। एसएसटी की बुक सेम टू सेम, इंग्लिश की बुक सेम टू सेम, मैथ की बुक सेम टू सेम, साइंस की बुक सेम टू सेम। ठीक, अब डिफरेंस कहां पे आया? ये चलाएंगे कंप्यूटर साइंस या ईवीएस, बट ये चलाएंगे ड्राइंग। ये हमारे स्टेट बोर्ड में एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो बच्चे हमारे होते हैं वो 8th की मस्ती के बाद 9th में जाते हैं और मैथ साइंस एसएसटी ये सब पढ़ के बोर होते हैं, तो ड्राइंग उनका एंटरटेनमेंट करता है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है, वो ड्राइंग नहीं देते, वो कंप्यूटर साइंस ईवीएस इस पे जोर देते हैं। तो ये सिलेबस की बात रही, तो आप ये मान के चलिए कि क्लास 1 से लगा के 10 तक सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के सिलेबस सेम है। ओके, चलिए अब कुछ और चर्चा करें। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है उस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि टीचिंग पैटर्न और एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पहले टीचिंग पैटर्न को उठाते हैं। तो टीचिंग पैटर्न में क्या है कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में क्या कुछ अलग है कि सब एक ही है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बुक सेम है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी भी सेम ही सेम चलती है। जो सीबीएसई में पढ़ाने का तरीका है वही स्टेट बोर्ड में पढ़ाने का तरीका है। लेकिन 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 यहाँ पे 1 मिनट आपको रुकना होगा। सीबीएसई का जो टीचिंग मेथड है या जो इनकी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी बेस्ड हैं वर्क एंड डूइंग पर, वर्क एंड लर्न, या आप इसको कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इस पे बेस्ड है। हालांकि स्टेट बोर्ड भी बेस्ड है, लेकिन वास्तविकता यह है एक्चुअली में हम यहाँ पे केवल इस पर बेस्ड हैं। रटंती यानी हम तोते बनाते हैं, हम तोते बनाते हैं, और यही कुछ हाल सीबीएसई का भी है। कहाँ है? इन आवर स्टेट, हमारे यूपी में। अब आप कहेंगे कि सीबीएसई एक्चुअली में कहाँ पे एक्चुअली में कहाँ पर अपनी वास्तविकता को प्राप्त होता है, कहाँ पर वास्तव में सीबीएसई चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया जो भारत का आपका पार्ट है, दक्षिण भारत जिसको आप कहते हैं, साउथ इंडिया में अगर आप स्कूलों में जाते हैं, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया के आप स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर आपको पूरा प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर सीबीएसई जोर देता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, आप इसका एनसीईआरटी की बुक्स खरीदेंगे 1000-1200 में आ जाएंगी, तो उन बुक्स में क्या होगा? कुछ भी नहीं ना, उसमें तो सिर्फ डायरेक्शन है।
कि आपको ये सब कराना है बच्चे को। अब वो कहाँ करता है? अपने घर में करता है, अपने आसपास करता है, अपनी सोसाइटी में देखता है, या स्कूल में आप उसको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से जब आप आते हैं और उसको प्रोवाइड कराते हैं तो जा करके वो बच्चा उस चीज़ को सीखता है। हमारे स्टेट बोर्ड में क्या है, रख लो, पहली चीज़ तो ये है कि उसमें समाप्त कर दिया गया है प्रैक्टिकल। ये बहुत बड़ी कमी है कि प्रैक्टिकल को हाई स्कूल लेवल पे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि प्रैक्टिकल्स को बहुत हार्डली लागू किया जाए। अब क्या है कि 30 मार्क्स जो इंटरनल है वो टीचर दे देता है, जबकि पहले ये होता था प्रैक्टिकल से मिलते थे। बच्चा हाई स्कूल लेवल पे सब कुछ जानता था, ठीक है, फिजिक्स में सब कुछ जानता था। आज स्थिति ये है कि बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है और उसको ये पता ही नहीं है कि प्रिज्म क्या है, लेंस क्या है, ऑप्टिकल बेंच क्या है, साल्ट क्या होता है, वेनेजर क्या होता है, NaCl कैसा होता है, ये पाउडर्ड कैसे होता है, ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। और फर्स्ट ईयर में जाकर के जब उनके ऊपर एकदम से ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि मानना यह है कि अगर वो फर्स्ट ईयर इंटरव्यू CBSE से जाते हैं, CBSE ये मानता है कि आप हाई स्कूल लेवल पे सब देख के आए होंगे, प्रैक्टिकल समाप्त नहीं किया गया है, बस उस पर जोर देना खत्म कर दिया गया, तो लापरवाही अपने आप बहुत होती है। तो टीचर ने समाप्ति कर दिया, बोला छोड़ो यार, फाइल बना के जमा करो, काम खत्म करो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल फुली होने चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक चीज़ को बाय डूइंग मेथड, बाय एक्सपीरियंस मेथड ही लागू करूंगा, जिससे कि बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, वास्तव में जो NCERT क्या कहना चाहता है उसको वो ले सकें, अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि प्रैक्टिकल की या इसकी, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पहले जाएंगे तो उसमें क्या आता था, हम लोगों में अपठित आता था, अगर याद होगा, पेरेंट्स ध्यान दें, पेरेंट्स ने इसको देखा होगा, अपठित आता था, ठीक है। तो यहाँ CBSE इसको बहुत देता है, पेपर में कुछ पैराग्राफ देता है, कुछ प्रैक्टिकल थियरीज दे देता है और उस थियरीज में से क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। जबकि हमारे स्टेट बोर्ड में क्या है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल आते हैं, बस आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की जहाँ तक बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों का सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं वो ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं CBSE से, ठीक है, क्योंकि CBSE का पूरा जोर ये है कि बच्चे को A, B, C, D, E ग्रेड तक दे करके किसी तरीके से बच्चे को क्रॉस आउट करना है, उसे पास करना है। दूसरी बात ये है, तो मैं आपसे कह रहा था कि CBSE का बहुत ज्यादा जोर है कि बच्चे को A, B, C, D, E ग्रेड तक दे करके किसी तरीके से बच्चे को क्रॉस आउट करना है। और यही हाल हमारे स्टेट बोर्ड का। मैंने कह दिया ना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टोटल अडॉप्ट कर लिया है CBSE को, तो अब स्टेट बोर्ड भी ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं होने देना है, उसको एट एनी रेट पास ही करना है। अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भी उतार दिया है तो उसको हम 33% नंबर्स दे सकते हैं और उसको कुछ इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। दूसरी कहानी यह है कि CBSE ने और स्टेट बोर्ड ने जो पेपर सेटिंग करी है वो सेम टू सेम करी है। आप जानते हैं 70 मार्क्स का पेपर आता है और 30 मार्क्स उसको इंटरनल मिलते हैं, यानी 70 और 30 मिला के उसको 100 मिलते हैं। अब ये जो इंटरनल मार्क्स हैं इसकी एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये फिर से अपने यहाँ वही ढाक के 3 बात कि ठीक है दे दो, जबकि ये 30 मार्क्स बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखते हुए दिए जाते हैं। बच्चा कितने दिन स्कूल आया है, बच्चे के पेरेंट्स ने PTM अटेंड किया है कि नहीं किया, बच्चा यूनिफॉर्म में आया है कि नहीं आया, बच्चे के उसके जो क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं उसमें उसका परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे का गेम्स में परफॉर्मेंस क्या है, म्यूजिक में क्या है, डांस में क्या है, उसका हाव भाव कैसा रहा है, उसका रहन सहन कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें स्कूल के 30 मार्क्स को डिसाइड करती हैं। जबकि ये किस तरीके से दिए जाते हैं, ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो CBSE चाहता है उसके अकॉर्डिंग ही ये 30 मार्क्स बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो 70 नंबर का लिखित पेपर आएगा और 30 नंबर इंटरनल दिए जाएंगे, 70-30 मिला के 100 आपको मिलने हैं। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, स्टेप मार्किंग दोनों में है। अगर 5 स्टेप का क्वेश्चन है आप उसमें 3 स्टेप करते हैं, मार्क्स मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग भी दोनों ने ले लिया है, सेम पेपर पैटर्न भी ले लिया है और पिछले कुछ सालों से स्टेट बोर्ड बच्चे ज्यादा मार्क्स पा रहे हैं देन CBSE के।
क्योंकि सीबीएसई का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो प्रैक्टिकल को इतना बेस बना दिया है कि जिन स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्रांडेड स्कूल जिनकी एक रेपुटेशन है वहाँ भी बिल्कुल ज़ीरो है। वो बच्चे भी यूट्यूब और ट्यूशन टीचर के सहारे हैं। हम चाहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बच्चे हमारे पास हैं उनको हम कहीं से भी प्रैक्टिकल, मतलब लेबोरेटरी नहीं होता है कि एक रूम बना है उसी में बच्चों को धक्का मार के ले जाना है। नो, नॉट एट ऑल। बच्चा कहीं भी प्रैक्टिकल देख सकता है, अपने घर में देख सकता है, अपने किचन में देख सकता है, सोसाइटी में देख सकता है, मार्केट में देख सकता है, बाजार में देख सकता है, कहीं भी बच्चा प्रैक्टिकल कर सकता है। तो इसमें कोई आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बच्चा प्रैक्टिकल कैसे करेगा। सीबीएसई में अगर करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, और स्टेट बोर्ड में अगर रटेगा नहीं तो मार्क्स नहीं पाएगा। लेकिन अब दोनों की स्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये दोनों आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था दोनों बोर्ड का सिस्टम। अब बात करेंगे कि एक तीसरा बोर्ड है आईसीएसई, उसके बारे में। चलिए, अब एक बहुत अच्छी सी चर्चा जिस पर सारे पेरेंट्स जरूर इसको समझना चाहेंगे कि सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई, ये तीन बोर्ड हमारी यूपी में चलते हैं और इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है। हम खासतौर से 9th और 10th की बात करेंगे और जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई की कि इनका फी स्ट्रक्चर क्या होता है जो ब्रांडेड स्कूल है। जनरली सीबीएसई के सभी स्कूल ब्रांडेड ही होते हैं, एक दो को छोड़ के। तो सीबीएसई में अगर आपको निःशुल्क एजुकेशन चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, हालांकि फ्री वो भी नहीं होती है लेकिन एक नॉमिनल फीस पे चाहिए, तो आप यहाँ पे केवीएस को देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसका बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बोलते हैं केवीएस। ऐसे स्टेट बोर्ड में आप देख सकते हैं जीआईसी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का रोल यहाँ है वही केवीएस का रोल सीबीएसई में है। आईसीएसई में ऐसी कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। आते हैं फी स्ट्रक्चर पे, तो अगर हम 9th और 10th की बात करें तो जो सीबीएसई के ब्रांडेड स्कूल हैं, केवीएस को छोड़ के या नवोदय विद्यालय को छोड़ दें अगर हम, क्योंकि इसमें एडमिशन ही पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर फी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो लगभग दोनों क्लास में मिला के 2 से 2.5 लाख रुपए आपका खर्च होने वाला है। ठीक है, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो इसमें लगभग, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फी स्ट्रक्चर की। तो अगर केवीएस और नवोदय विद्यालय को छोड़ेंगे, इससे आप ये सोचिएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, ये दोनों केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले 2 उपक्रम हैं जो गवर्नमेंट पूरा का पूरा इन बच्चों का रहना खाना ये सब वहन करती है। लेकिन इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो जनरली ब्रांडेड स्कूल में जाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया, स्टेट बोर्ड में 50,000 रुपया, 9th और 10th को मिला के। मैं अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जीआईसी इसमें भी फ्री होते हैं। मैं अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्टेट बोर्ड से अगर आप 9th 10th करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, अगर आप बहुत ब्रांडेड स्कूल जाते हैं तो वहां पे आपका 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है पर ईयर। अदरवाइज आपका अंडर 50,000 ही कंप्लीट होता है 9th और 10th, जिसमें आपका ट्यूशन कोचिंग भी सम्मिलित रहता है। आईसीएसई बोर्ड में आते हैं तो आईसीएसई बोर्ड में सब कुछ ब्रांडेड ही होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि वही जो सीबीएसई का सिस्टम है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल पे जाते हैं तो वहां भी आपका 2 से 2.5 लाख रुपए दोनों क्लासेस में आपका खर्च होना है एक बच्चे पे। अब बुक्स पे आते हैं तो अगर सीबीएसई में हम आते हैं तो जनरली जितने भी ब्रांडेड स्कूल हैं वो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम तो आपसे लिवाते हैं। इसके साथ साथ में लगभग 7 से 8 हजार रुपए का कोर्स वो आपको देते हैं, जो आपको लेना ही लेना है। वहां आप बच नहीं सकते। ना आप ये कह सकते कि मैं पहले से लेके आया हूं या मैंने किसी बच्चे से ले ली है, वहां आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। स्टेट बोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आप फ्री हैं। यहाँ का सिलेबस बहुत ही सस्ता होता है, 2 से 3 हजार रुपए में ये पूरा सिलेबस आ जाएगा और आप सेकेंड हैंड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सिंपल स्कूल में है, ब्रांडेड में जाएंगे तो वहां भी कोर्स आपको न्यू ही बुक्स लेनी पड़ेगी। जनरली एनसीईआरटी ही यहाँ पे चलता है और एनसीईआरटी सीबीएसई में भी चल रहा है। लेकिन जो कई स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपसे इतने का कोर्स दिलवाएंगे। आईसीएसई में आएंगे तो यहाँ 8 से 9 हजार के बीच में आपका एक क्लास का कोर्स पड़ेगा और यही आपका 2 क्लास का, यानी लगभग 20 हजार रुपए का आपका कोर्स दोनों साल का होने वाला है।
अदर्स में आप यूनिफॉर्म पे आ जाइए। ब्रांडेड स्कूल में कम से कम 4 यूनिफॉर्म आपकी चलनी है। स्टेट बोर्ड अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो 2 यूनिफॉर्म चलनी है। आईसीएसई बोर्ड में 4 से 5 यूनिफॉर्म चलनी है। तो अदर में आईसीएसई में बहुत सारी चीजें और हो जाएगी, यहाँ भी बहुत सारी चीजें और हो जाएंगी। तो ये जो 2 से 2.5 लाख रुपए वाला खर्चा है, ये 3 तक सीबीएसई और आईसीएसई के ब्रांडेड स्कूलों में दोनों इस क्लासेस में जा सकता है। अब आते हैं मार्क्स पे। तो सीबीएसई के बच्चे भी हाई स्कूल लेवल तक लगभग 100% पास होते हैं और मार्क्स भी इनके 70 से लगा के 97, 98 तक आते हैं। स्टेट बोर्ड की भी स्थिति है, लगभग सारे बच्चे सेम टू सेम पास होते हैं, मार्क्स भी इनके अच्छे आते हैं। आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो ये हार्ड बोर्ड माना जाता है और यहाँ पर भी स्थिति ये है कि यहाँ पर 70%, 80% की कोई वैल्यूएशन नहीं है। 90 और 100 के बीच में भी आपकी कोई वैल्यूएशन मानी जाती है। स्टेट बोर्ड में अगर आप 80 to 90 हैं तो ये आपके अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। और यही हाल सीबीएसई का भी है। आते हैं फ्यूचर पे। तीनों बोर्ड्स में आपका फ्यूचर फुली सिक्योर है अगर आप मेहनत करते हैं। वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो। समय कम है तो इसलिए बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। फिर समय समय पर अगर आपके कुछ सुझाव आएंगे कि इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए तो उस चीज पे भी चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी सोसाइटी की कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से आपकी मदद करने वाली है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम आपकी मदद कैसे करने वाले हैं? कुछ खास नहीं, हमारी सोसाइटी प्रभात वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी है। ये मेधावी बच्चों की हेल्प करती है जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ना चाहते हैं और इकोनॉमिकली उनके पास ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सीबीएसई का बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो झेल नहीं सकते। मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना है तो कम से कम आपका 2 से 2.5 हज़ार रुपये पर मंथ बस का लगना है, जो 12 महीने का जमा होता है। तो यही मान के चलिए आपकी लगभग 40 हज़ार के आसपास हो जाता है और लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में आपकी फीस जमा होती है, प्लस कोर्स, फिर ड्रेसेस, फिर एटसेट्रा, फिर सुबह जाना और शाम तक आना, पूरा टाइम का प्रबंधन खर्चा, फिर ट्यूशन कोचिंग कितने समय, होमवर्क कितने समय, ये सब बहुत ज़्यादा पजलनेस बच्चों में आ जाती है। तो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि जो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, मेधावी हैं और वो इतना खर्चा करके सीबीएसई नहीं जा सकते हैं लेकिन उनकी इच्छा बहुत है सीबीएसई जाने की, तो हमने शुरू किया एक नई कहानी जिसमें हमारी सोसाइटी और जो ब्रांडेड स्कूल हैं उनकी सोसाइटी, इनके एमडीज, इनके सेक्रेटरी आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि फीस में आपको ज़बरदस्त रिबेट मिलती है। ये रिबेट कहीं से आती नहीं है, सोसाइटी में कुछ डोनर लोग हैं जो डोनेशन देते हैं जिससे कि बच्चों की पढ़ाई चल सके। तो वो आपकी फीस में लगभग 40 से 45% की छूट करवाते हैं और आपका एडमिशन एक ब्रांडेड स्कूल में होता है। तो आपको दिए जाएंगे प्रॉपर क्लासेस। 9th और 10th सीबीएसई के लिए आप कर सकते हैं। काफ़ी परिचय आपको दिया गया सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड के बारे में। आईसीएसई बोर्ड में आप जा सकते हैं, आपके लोकल लेवल पे एक स्कूल है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बोर्ड दोनों से बिल्कुल डिफरेंट बैठेगा। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपके पेरेंट्स की मर्जी है। हम तो सीबीएसई से हैं, आप आइए और सीबीएसई से करिए और एक नया एक्सपीरियंस लीजिए कि एक्चुअली सीबीएसई क्या है। अभी तक आपको ऐसा एक्सपीरियंस न सुना होगा न देखा होगा। स्कूल जरूर छोटा है लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा, जो सीबीएसई चाहता है, मैं वो आपको देने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि ब्रांडेड स्कूल में भी, जो बहुत ब्रांडेड स्कूल हैं जिनका एक ऑरा है, एक रेंज है, एक रेडार है, वहाँ भी इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वो फॉलो अप नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो सब है जो इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन हम अभी डेवलपिंग हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको एक्चुअली एनसीईआरटी और सीसी पैटर्न का जो सिस्टम है मैं उसी पे लेके आपको चलूँगा और आप देखेंगे कि वास्तव में एनसीईआरटी ने इतना सोचा है आपके बारे में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर जल्दी से एडमिशन लेंगे और 18 तारीख से या 20 तारीख से अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। अगले टॉपिक में कल हम आपसे मिलेंगे जिसमें हमारी आपकी चर्चा होगी कि आखिर 9th क्लास में हम लोगों को साइंस में क्या क्या कैसे पढ़ना है, साइंस पे चर्चा होगी। बच्चे जानेंगे कि उनके साइंस का सिलेबस क्या है। इसके अलावा
पेरेंट्स अगर किसी चीज़ पे चर्चा चाहते हैं तो वो अपने कमेंट्स लिख के भेजें, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। और आने वाले समय में एजुकेशनिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी आपके सामने होंगे। इससे हमारी आपकी चर्चा प्रगाढ़ होगी, हमारे आपके संबंध मधुर होंगे और हम और आप मिलके अपने बच्चों को संभालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द सीइंग। हेलो पेरेंट्स।